बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें इलेक्शन पर नहीं बल्कि इलेक्शन की टाइमिंग पर एतराज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान मकबूल नहीं, उनके पास बेचारे बच्चे हैं जिनको वो तनख्वाह देते हैं। फिर ये भी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ये अपना चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। हमने सियासी तौर पर सोचते हुए अदम एतमाद लाने का फैसला किया। तो नाज़रीन, आपने देखा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अब ये बात कर रहे हैं कि हमें ख़दशा था, हमें पता था कि 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, इसलिए हमने तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया। लेकिन का 28 मार्च को कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ये कहना था कि इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुँचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखलूत हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के ख़तरे से बचा लिया। तो ये दो मुख्तलिफ सूरत हाल है जो हमारे सामने रखी गई। पहले हमें बताया गया कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस वक्त की हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ से मुआशी हालात बेहतर नहीं हो रहे, इसलिए उस वक्त की अपोजिशन ने यह फैसला किया कि एक तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि अवाम के मसाइल हल कर सके ये हुकूमत इक़्तिदार में आकर। मगर जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो हमने देखा कि 1 साल हो गया इस हुकूमत को, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई एक काम ये हुकूमत नहीं कर सकी। अगर इस पूरे साल में कुछ कर सकी हुकूमत तो जाहिर है वो यही कानून साजी कर सकी जिससे उसको फायदा पहुंचे। ऐसा होता हमने देखा भी। और अब जो बात साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कर रहे हैं कि जनाब हम इसलिए इक़्तिदार में आए थे कि तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बना रखा था 2035 तक का, जिसमें हम सब नाअहल हो जाते, ये अपना चीफ ले आते और फिर तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार होता। तो ये जो बात हमें बताई गई थी इस हुकूमत की तरफ से कि हम इस रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगा रहे हैं, इसके बरअक्स हुकूमत करने ये आई थी कि अपनी रियासत को बचाना था, अपनी सियासत को बचाना था और अपनी सियासत को बचाने के लिए ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया। इस पर अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फिर आईनी बहरान भी मजीद दस्तक दे रहा है क्योंकि जो इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, आम इंतखाबात, उसके हवाले से भी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, जो आईनी फरीज़ा है उसे कह रहे हैं कि जनाब हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में आम इंतखाबात करा लें। फिर इसके साथ जनाब ये जो बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात में क्या कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, पीपल्स पार्टी भी इसकी तैयारी कर रही है और आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो है पाकिस्तान का सबको सोचने की ज़रूरत है। तो क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। इस हुकूमत की दो बातें हमने अवाम के सामने रखी। एक वो बात जब ये इक़्तिदार में आई और हमें बताया कि जनाब हम अवाम को महंगाई की चक्की से निकालने के लिए आए हैं। फिर दूसरा इनका मकसद जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यू में खुलकर सामने आता है कि उन्हें खदशा था कि तहरीक इंसाफ ने एक प्लान बना रखा है जिसके तहत ये नाअहल हो जाते या सियासत से आउट हो जाते। अपनी सियासत को बचाने के लिए इन्होंने अदम एतमाद लेकर आए। तो यही इनका मकसद था। अब खुलकर अवाम के सामने सब आ रहा है, अब अवाम इन्हें कबूल करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं थी उस वक़्त भी जब अभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काम पे टांगने वाली अपनी मार्च कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जहाँ पे वो मार्च बहुत ज़्यादा भी थी तो चंद हज़ार लोग थे, वरना चंद सौ का काफ़िला सिंध से पंजाब और आगे इस्लामाबाद तक आया। उस वक़्त भी कोई महंगाई की बात तो नहीं हो रही थी, मतलब महंगाई की बात हो रही थी लेकिन कोई महंगाई का प्लान तो नहीं था इनके पास। कोई उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की थी कि जब वो आएंगे तो डॉलर के साथ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज़ करेंगे। कोई उनके अपने पैसे तो ख़त्म नहीं हो गए थे। कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के को बजट में घर का खर्चा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया था क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है इस महीने वो नई चीज़ें ना ख़रीद सकें। तो उनका ये मसला तो कभी भी नहीं रहा। उस वक़्त हम एक कयास आराई पे कहते थे कि ये सब लोग इकट्ठे होके अपनी कुछ करप्शन बचाना चाहते हैं।
इमरान खान साहब का ये सियासी मौक़िफ़ था, जो लोग उसकी तायीद करते थे, लोगों ने उनको हर किस्म की बात की कि नहीं नहीं, आप तो इमरान खान साहब के साथ जाहिलों की तरह लग गए हैं, ये वाले तो बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान हैं, देखें 12-13% के ऊपर महंगाई चली गई है, इसको किसी तरीके तो वापस लेके आना है। आपको याद है इस तरह के हर किस्म के नारे लगाए गए। अब जबकि साल एक गुजर गया है और महंगाई की शरह फ़ीसद कोई 50 को छू रही है और पाकिस्तान में इतनी बुरी मुआशी हालत हुई नहीं, और इस दौरानिए के अंदर इन्होंने अपने ना सिर्फ NRO करके नैब की तरमीम इफ़ेक्टिवली करके केसेस माफ़ करवाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ख़त्म करने की कोशिश की, नवाज़ शरीफ साहब को वापस एक अपील का राइट देने की कोशिश की, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी हैरान कुन बात है, मुझे अफसोस इस सारे के अंदर, इस पे हम प्रेडिक्शंस तो करते थे, लेकिन एक हिस्सा था ज़मीर का जो ये कहता था कि शायद ऐसे ना हो सके, कि शायद ऐसा दिन कभी ना आए। एक ज़मीर में एक हिस्सा था माजी में जो ये कहता था कि हमारा ऐसा शायद दिन ना आए, हम कभी देखें जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की जमात, एक लेफ़्ट की जमात जो हैं वो इकट्ठे एक ही चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आइडियोलॉजीज़ कैसे कुर्बान हो सकती हैं? हम ये सोचते थे कि आसमा जहांगीर साहिबा का जो ग्रुप था, जिसके लॉ मिनिस्टर हैं, जिसके अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब वाली वकालत नहीं करेंगे कि नहीं 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 इलेक्शंस नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अंडू कर देते हैं, कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट को अंडू कर देते हैं, उसकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इलेक्शंस को, जमहूरियत को हमेशा के लिए डिले कर देते हैं। ये तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब वाली वकालत थी। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसमा जहांगीर साहिबा और पीपल्स पार्टी के शायाना शान वकला हजरात से और अटॉर्नी जनरल साहब से ये थोड़ी एक्सपेक्ट किया था। मेरा ख्याल है बहुत से पर्दे उतरे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस वक्त में जिन लोगों के पर्दे उठे हैं, मुझे यकीन है कि कौम उनको आने वाले वक्त में याद रखेगी। ठीक हो गया। अदिल बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हालिया इंटरव्यू के बाद आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के पीछे मुआशी से ज्यादा सियासी मफादात थे? सियासत में तो ऐसे ही होता है, सबको पता था, वो जब हो रहा था सबको पता था क्यों हो रहा है। बल्कि जब ये अभी मूव मंजर आम पे अभी तहरीक अदम एतमाद सिर्फ अभी इसकी जो बुनियाद उस वक़्त रखी जा रही थी, तो उस वक़्त इन जमातों के लोगों से जब हम मिलते थे कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत इस वक़्त उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो आप एक ऐसी हुकूमत को क्यों गिरा रहे हैं, तो आप एक साल इंतज़ार क्यों नहीं करते। तो वो खुद ये कहते थे कि अगर हमने ये ना किया तो इमरान खान साहब ने जो प्लान बना रखा है वो कुछ तकर्रियाँ ऐसी करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये तो इन्होंने, आसिफ जरदारी साहब ने तो 2035 का कह दिया ना, उस वक्त ये कहा जाता था 2028 तक का, कम अज कम 2028 तक का प्लान उस वक्त कहा जाता था। तो सियासत में उन्होंने अपना सियासी वार किया, एक आईनी तरीके के साथ उन्होंने हुकूमत को घर भिजवाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन्होंने भी सियासत की और उस वक्त भी सियासत हो रही थी, और उस वक्त जो सियासत हो रही थी तो फौज के मामलात में दखल अंदाजियां उस वक्त शुरू हो गई थी। उस वक्त DGISI का जो नोटिफिकेशन है वो किस तरह से 2 महीने रोका गया, किस तरह से कुछ लोगों को के मामलात को तूल देने की कोशिश की जा रही थी। तो दोनों तरफ सियासत हो रही थी, अवाम का तो मामला ही नहीं है। अगर ये कोई सोच रहा है कि उस वक्त भी अवाम का सोचा जा रहा था और अब भी और ये अवाम का सोच के आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कोई खुशफहमी में है अवाम। अच्छा, आपको लगता है कि अवाम बहुत बड़ी खुशफहमी में। हसन, आपके जानिब आएंगे। आप समझते हैं कि एक एक करके, जैसा कि साद रसूल साहब ने भी कहा कि अब पर्दे हटते जा रहे हैं, हकाइक अवाम के सामने आते जा रहे हैं, जो रही सही बची कुची कुछ इनके पास थी कह लें मामलात जो अवाम के सामने लेकर जा सकते थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी जिन बातों की तरफ इशारा किया, उसके बाद आप समझते हैं कि ये हकीकत अवाम के सामने आने के बाद जनाब ये हमें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए सियासत में आए थे, अवाम इन्हें अब कबूल करेंगे? देखिए, माजी में भी अगर आप देखें जब NROs हुए हैं, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरह मिलती रही मुज़ाकरात के लिए मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब माजी में, तो ये हमें वो तो हमने किताबों से पता लगा कि वो क्या कहा और कितनी मुलाकातें होती रहीं।
ये तो अब दौर तब्दील हो गया। अब तो किताबों से ज़्यादा अब तो हर बंदा या तो खुद बता रहे हैं या फिर सोशल मीडिया भरा पड़ा है, या फिर ये खुद जो है वो इतना गम गुस्से में या तो इंतहा की मोहब्बत और इंतहा की नफ़रत में, अंधी नफ़रत में ये खुद चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं। अगर आप इमरान खान साहब के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, तो वो खुद कोई ना कोई आए रोज़ इंकशाफ कर रहे हैं कि मेरी फ़लाँ मुलाकात हुई, मेरी फ़लाँ से ये बात हुई, ये तय पाया। और ये बात तो दुरुस्त तो है किसी हद तक के इमरान खान साहब 5 साल क्या बल्कि कई साल जो है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते थे, और उनका प्लान भी दिखाई देता था, क्योंकि जो उनकी कैबिनेट का जितने वो हिस्सेदार रहे हैं, जब उनसे मुलाकातें होती थी, जो उनका तर्ज अमल था, तरीक़ाकार था, उससे तो यही अंदाज़ा होता था कि जिस तरह वो कहते हैं कि कुछ 8-10 550 के करीब बंदे जो है वो उनको चढ़ा दो, उनको फड़का दिया जाए और बाकी आने वाले और फिर कोई नज़दीक ना आए। उनका तो प्लान शायद इस तरह का भी कोई ज़ेरे गौर लाया जा रहा था, इस तरह की भी चीज़ें चलती रही थी। तो अभी भी ये बातें ज़ेरे गौर लाई जाती हैं, कहीं ना कहीं से सुनाई देती हैं कि शायद अगर इमरान खान आएगा तो वो 100-150 को जो है वो उनके खिलाफ सख्त महाज खड़ा किया जाएगा, सख्त फैसले लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये अब 13 रुकनी जमात अगर आज ये बात कर रही है, तो इसका मतलब कि वो अपने 1 साला परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये चीज़ें तो मंजर यहाँ पर आ चुकी थी, अब ये बात करना कि जब 1 साल गुजर गया, जब अवाम आपसे जो है वो हिसाब मांगती है, जब अवाम आपसे सवाल करती है, तो क्या आप अदलिया महाज क्यों खोले बैठे हैं, आप मुआशी महाज क्यों खोले बैठे हैं, आप सिक्योरिटी महाज क्यों अपनी तरफ से खोले बैठे हैं, आप अवाम के जो है वो हालात बेहतर करने आए थे, क्या करते चले जा रहे हैं। तो आज इस तरह की स्टेटमेंट देना कि जो है वो 35 तक रहना चाहते थे और हम इसलिए आए, और फिर ये कहना कि ये पार्लियामेंट में हम आके अवाम के लिए कुछ करेंगे, मुझे तो अवाम के लिए कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। या तो ये 1 साल में आने के बाद कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करते अवाम के फलाह बहबूद के लिए, अवाम की फलाह के लिए, इंसानी हकूक के लिए कोई कानून साजी करते, तो फिर तो ये कहा जा सकता था कि ये भी बहुत अच्छा करने आए हैं। हमें तो लगता है ये भी उसी डगर पर चलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी उसी डगर पर चल रहे थे। ठीक हो क्या आप कह रहे हैं कि सारे सियासतदान जो हैं, सियासतदान एक ही डगर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है। आपने कहा कि जब तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में थी तो उनके भी कुछ इसी तरह के प्लान्स थे। बहरहाल इस बीच मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, कोशिशें भी हो रही हैं। कहा जा रहा है सियासी फरीकों को कि मामलात का हल निकालने के लिए एक मेज़ पर इन्हें बैठना पड़ेगा, और इसी किस्म की कुछ बातें शाहिद खाकान बात। हमारे मसाइल हल होते थे पहले इंतखाबात से, मगर अब तफरीक इस कदर बढ़ गई है कि इलेक्शन से भी हमारे मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुल्क की क़यादत को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। आज मुल्क में बेमिसाल महंगाई है। साद रसूल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क में महंगाई भी बढ़ गई है। हुकूमत ने अवाम को महंगाई के जंगल से निकाला भी नहीं, मजीद अवाम इस महंगाई के बोझ तले दब भी गई। लेकिन फिर भी अगर इस मुल्क में इलेक्शन कराने हैं, सियासी माहौल को बेहतर करना है, आगे मौशी हालात को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो कहीं से अगर कोई राह निकलती है तो वो राह मुज़ाकरात से निकलती है, वो इनको निकालनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत ये बातें कर रही हो कि जनाब एक तरफ आप सूबाई सूबों में इंतखाबात नहीं करवाते, जनरल इलेक्शंस के हवाले से हमें बताया जाता है कि हो सकता है वो भी डिले हो जाएं, इस सूरत हाल में कोई ऐसी बात बन सकती है? और फिर ये जो मुद्दत पूरी हो रही है निगरान हुकूमतों की, इन्हें मजीद एक्सटेंड करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास कानून और आइन में क्या ऑप्शंस हैं, अब ये सवाल थोड़ा धुंधला होता चला जा रहा है, क्योंकि कानून और आइन की ऑप्शंस तो कम और कानून और आइन के तरीक़ों को अवॉइड करने की ऑप्शंस ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। गुजारिश ये है कि हम जमहूरी निज़ाम, कोई भी जमहूरी निज़ाम, ख्वाह वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम हो, ख्वाह वो कोई ईरान की रिलीजियस डेमोक्रेसी हो, ख्वाह वो वेस्ट की कोई सेकुलर डेमोक्रेसी हो, ख्वाह वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो कोई बादशाह, जो भी हुकूमत का सिस्टम होता है उसका एक मकसद होता है, एक कामयाब सिस्टम का एक मकसद है कि वो अपनी आवाम तक वसाइल, सहूलत और खुशी पहुंचाने की कोशिश करे। यानी कि आवाम तक
पानी, बिजली, ईंधन, कपड़ा, रोटी, मकान, इस तरह की आसाइशें उनको मुहैया हों या मुहैया हो सकती हों आराम से, और तालीम, सेहत, दीगर इंसाफ की फराहमी जैसी चीज़ों की बात के ऊपर आवाम की राय सुनी जाए और इम्प्लीमेंट की जाए। इस वक्त हमारा मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। बसद एहतराम मैं गुजारिश करूं, हमारा मसला ये है कि पिछले साल एक ने और हुकूमत के इस वक्त के दलाइल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और पार्लियामान के अंदर भी किए जा रहे हैं, उनसे वाजे ये होता है कि ये सिस्टम पाकिस्तान में आवाम के लिए डिलीवर करने से कासिर है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस सिस्टम से बाहर निकल के नहीं, इस जुडिशल सिस्टम के अंदर रहते हुए आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 25-25 साल केसेस डिसाइड नहीं होते। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हर शख्स को पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वक्त में कितनी करप्शन हुई, लेकिन एक भी सियासतदान कन्विक्टेड नहीं है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जहां पे 90 दिन आइन के अंदर लिखे हुए हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से लेके या उनके ओहदेदारान एहसन भून साहब वगैरह जैसे लोगों से लेके आजम नज़ीर तार अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो जमहूरियत के खिलाफ कानूनी तौर पे आइनी आर्गूमेंट कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर जहां पे चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला करके आइन की इंप्लीमेंटेशन कर देना चाहते हैं, वहां पे हुकूमत पार्लियामान के थ्रू कानूनी तरीकों से सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको तोड़ने की या उसको रोकने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है बात अब इलेक्शन से थोड़ा आगे चली गई है। ये सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है, इसके अंदर कुछ बुनियादी जौहरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आखिरी जुमला लिखूं, शायद मैं आखिरी जुमला बताऊं, शायद उस जौहरी तब्दीली का पहला जो कदम है वो हो जो हसन साहब अभी कह रहे थे कि कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। क्यों ना किए जाएं, जो हुकूमत भी अब आए, दुआ ये है वो पॉलिटिकल मैंडेट से आए, वो हैवी पब्लिक मैंडेट से आए और आके कुछ पाकिस्तान में कर दे सख्त फैसले, कुछ चोरों को चोर कह दे, कुछ अच्छों को अच्छा कह दे, एक दफा आगे चले यहाँ से, कुछ लोगों के लिए काम करें। ठीक हो गया। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। हसन रजा साहब, रिसात रसूल साहब भी चाहते हैं कि सख्त फैसले जो हैं वो इस वक्त ले लिए जाएं और अच्छों को अच्छा और बुरों को बुरा कहा जाए। आप समझते हैं कि सियासी क़यादत के दरमियान ये जो डेडलॉक है ये मज़ीद कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना नुकसान पहुँचा सकता है इस मुल्क को? फ़ौजी क़यादत की तरफ से भी बात की जा रही है कि नया पुराना पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान। फिर कुछ खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है। ये इस बार आपको कोई डेडलॉक ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है? कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, होगा ब्रेक थ्रू होगा इन मुज़ाकरात से? देखें, एक तो गुज़िश्ता रोज़ अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत को ये वाज़े कर दिया गया है कि ये जो इस वक्त बहरानी कैफियत है इससे आपने निकलना है, इससे निकलने के लिए आपने काम करना है। अस्करी क़यादत इस मामले में, इस मैस में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो देखें, जो इंस्टीट्यूशन का भी एक नैरेटिव था कि पॉलिटिक्स से दूर रहने के हवाले से, वो तो उसकी तौसीक हो गई। जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, हर जमात चाहती है, इन्होंने अपने अपने, हालांकि जज साहिबान ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, इन्होंने अपने अपने मर्जी के बेंच, अपने अपने मर्जी के जज साहिबान से मुतल्लिक स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। तो इन्होंने जिस तरह अदलिया के इदारे को ख़राब किया है हमारे जो सियासतदानों ने, जो हमारी अस्करी क़यादत का ये फैसला बिल्कुल वक्त गुजरने के साथ दुरुस्त साबित हुआ कि ये गंद खुद सियासतदानों ने साफ करना है। अब ये जो जरदारी साहब ने ये एक कोशिश शुरू की है, 3 रुकनी कमेटी बना दी है, इसके हवाले से मैं आपको खबर भी देता चलूं कि ये क्या मामला है, क्या ये जो बैकडोर कोई शुरू होने जा रहा है, इसमें कोई अस्करी क़यादत या इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है कोई ऑन बोर्ड है? ये खालिस्तन आसिफ अली जरदारी साहब का अपना इनिशिएटिव है। और इस वक्त की सूरत हाल में अगर कोई वाकई जमात प्रॉपर सियासत कर रही है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो हुकूमत में बैठ के डाइसेंटिंग नोट भी दे रहे हैं और जो मुज़ाकरात के दरवाजे, क्योंकि बाकियों ने तो सब ने दरवाजे बंद कर दिए, इन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने का इनिशिएटिव जो लिया है, उन्होंने इसका खैर मकदम किया पीटीआई के लोगों ने, और उन्होंने कहा खुश आइंद है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है इस मामले पे। उसकी रीजन वही पॉलिसी है कि ये जो गंद सियासतदानों ने डाला है इसको सियासतदान ही साफ करेंगे,
इसमें जो कुछ अदलिया के साथ इन्होंने कर दिया है, अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे अपने इस फैसले पर शायद फख्र हो रहा है कि इस गंद में इनको हल करने के लिए, इनको बिठाने के लिए अगर हम भी बीच में पड़ेंगे, हमारे साथ भी ये वही करेंगे। और हुआ है उनके साथ जी। जो कुछ जनरल बाजवा के साथ हुआ, जो कल जो आर्मी चीफ साहब ने जो पार्लिमान के फोरम पर वहां पर जाकर जिस अंदाज में सियासी क़यादत को एतमाद में लिया और उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दिया, इससे जो पार्लिमान का जो तकद्दुस है उसको मजीद तकवीत मिली है जी। और उन्होंने उनका जो वाज़ेह पैगाम है उसके बाद ये सूरत वाज़ेह हो गई है कि ये जो मामला बैकडोर भी जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो मामला शुरू किया है, ये सियासतदानों का इनिशिएटिव है और उसमें अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे रिएक्शन क्या होता है। वैसे वो भी अब एंगेज होना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से ऑफर देने का कोई मैंडेट नहीं है। आर्मी फौज जो है सारे मामले पे पढ़ना नहीं चाहती। मुज़ाकरात के हवाले से भी आपने बताया कि उन्होंने सियासतदानों से कहा कि जो गंद आप लोगों ने किया है ऐसे खुद ही समेटें। हसन, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो गई ना, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कानून साजियाँ होती हैं, नए नए बिल पास होते हैं कौमी असम्बली से, लेकिन वो बिल पास नहीं करा रही हुकूमत असम्बली से जो सबके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दे। इलेक्शंस, हुकूमत को भी एतराज़ इन पर रहा, इलेक्शन की शफाफियत पर हुकूमत ने खुद भी सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ भी इस पर सवाल उठाती है। क्या ही बेहतर होता कि इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक भी कोई ऐसी कानून साजी कर दी जाती हुकूमत की जानिब से जिससे सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते, क्योंकि जल्द या देर इंतखाबात के तो सभी हामी हैं, कराने तो इन्होंने हैं ही। पीडीएम का इनसे क्या लेना देना कि इंतखाबात जल्दी हो, पीडीएम का इनसे क्या लेना देना जिससे अवामी मसाइल हल हो। नहीं, आपको कोई दिखाई दे रहा है गुज़श्ता चंद अरसे में कि हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम किया हो जिसको अवाम सराहते हो, जिसको मुल्क में जो संजीदा हल्के हैं वो उसे सराहते हो, या कोई गैर मुल्की तजियाकार उसको सराहते हो। साद रसूल साहब सराहते हैं इस चीज़ को, अदील वराय साहब सराहते हैं, आप सराहती, कोई बात नहीं, कोई नहीं इन चीज़ों को सराहता। देखिए, बुनियादी तौर पर सारे चल के आना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के सर पर कि वो हमें सपोर्ट करे, अदलिया हम ख्याल बन जाए और हम अपनी हुकूमत चलाते रहे। माजी में भी यही होता रहा और अभी भी यही कोशिश थी। पीडीएम जमातें भी यही तासुर दे रही थी कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमें सपोर्ट कर रही है और वो चाहते हैं कि फ़लाह हो, हमें यही सुनने को मिलता रहा। और दूसरी तरफ से जाएं तो वो भी यही कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। कल की स्टेटमेंट के बाद अस्करी क़यादत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि ए पॉलिटिकल हम तरीके से चलेंगे, किसी का हमारे से कोई लेना देना नहीं, हम मुल्क के साथ हैं, रियासत के साथ हैं, जो रियासत के साथ है हम भी उनके साथ हैं। यानी रियासती मामलात पहले, आइन और कानून पहले, इन चीज़ों को बेहतर करें, मफाहमत वाली सिचुएशन पर जाए। जरदारी साहब आज आप देख रहे हैं सबकी चीखें निकल रही हैं, सबके बयानात आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की आप तकरीर सुने कि हमने यूं किया, पहले तरक्की और इस तरह मामला चल रहे थे, इमरान खान आया 3.5-4 साल में बर्बाद कर दिया, फलां ये किया, आज महंगाई है तो उसकी वजह से है। वो अवाम जो वहाँ पर जलसे में मौजूद थी वो तो पूछ रही थी, शहबाज शरीफ साहब आप बताएं कि हम ये एक आटे के थैले के लिए मरने के लिए बाहर निकलेंगे? आज भी सुना है कोई शायद किसी एक जगह कोई नुकसान हुआ है किसी की जिंदगी का। मतलब कि ये तो आए रोज कोई खिलौना अवाम को बना रखा है। अब अवाम के साथ वो खिलौनों की तरह खेलने शुरू हो गए कि भाई आप फलां ये था। अवाम पूछती है 1 साल में आपने क्या किया? आप जिसके सर पे चल रहे थे वो तो उन्होंने तो अपने आप को वाजे कर दिया, तो अब आप किसके क्या करेंगे? अब इनकी आवाजें सुनेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अफामो तफहीम वाला रास्ता इसलिए जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो पॉजिटिव वाले रास्ते पे हैं। वो तो हमेशा से ये कहते हैं मुज़ाकरात वाला रास्ता होना चाहिए। देखिए, अगर आज इलेक्शन हो या कल इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून पंजाब में नहीं आएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा किसके पास जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ग्राउंड रियलिटीज बता रही है। ठीक है। सिंध किसके पास जाएगा? पीपल्स पार्टी के पास। बलोचिस्तान वो इत्तेहादी हुकूमत बना लेंगे क्योंकि जरदारी साहब वहां पे काफी काम करें, मौलाना साहब को भी कुछ मिल जाएगा। ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे फारिग होती दिखाई दे रही है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहे कि हमने अब करना क्या है। आपको पता है चूहा जब वो क्रिकेट में आता है तो वो क्या करता है? नून लीग आपको खाली हाथ भी नजर आ रही है आने वाले इंतखाबात में। बहरहाल आपने बात की ना कि सियासतदानों की चीखें निकल रही हैं, असल चीखें तो आवाम की निकल रही हैं महंगाई की वजह से। वो कैसे? ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें अगर पाकिस्तानी मईशत की तो मौशी महाज पर एक से बढ़कर एक मुश्किल आवाम के सामने सर उठाए खड़ी है। आलमी बैंक की पाकिस्तान इकनॉमिक के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक आपको बताएं कि 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मौशी शरह की अगर बात करें, मौशी तरक्की की शरह महज 0.4% रहने का इम्कान है। ऐसे में आलमी बैंक ने विफाकी अखराजात को पाकिस्तान में मालियाती खसारे की बड़ी वजह करार दिया है। इसके साथ ही आलमी बैंक ने यह खदशा जाहिर किया है कि माली साल 2025 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। और आपको बताएं कि रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत 55 जबकि बिजली 47% महंगी हुई। जीडीपी ग्रोथ में कमी के 22% आमदनी में कमी वाक़ई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान गैर ज़रूरी अखराजात और सब्सिडीज़ को ख़त्म करके 2000 अरब की बचत कर सकता है। प्रोग्राम में सवाल ये है कि पाकिस्तान कब तक कर्जों पर मुआशी पहिया चलाता रहेगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारे पाँव में बेड़ियां बंधी हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाकर ही दम लेंगे। हसन, आपकी जानिब आएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह से सियासतदानों की चीखें निकली हुई हैं। ऐसे में आपने वो भी बताया कि आज एक और कीमती जान चली गई सस्ते आटे के हुसूल के चक्कर में। महंगाई का बहुत एहसास है जैसा कि शहबाज शरीफ साहब हमें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि जनाब हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं। जब तक हम वो दुरुस्त नहीं करेंगे हम आवाम को सही ट्रैक पर नहीं ला सकते। क्या ऐसे ये कायद का पाकिस्तान बनाएंगे? देखिए, आपने कायद का जिक्र किया तो मुझे वो एक वाक़या याद आ रहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब को नैब में बुलाया गया और उनकी उस दिन पेशी थी। ये नैब हेडक्वार्टर, ये नैब का जो लाहौर का ऑफिस है ठोकर पे, तो वहाँ पे इनको बुलाया गया तो इन्वेस्टिगेशन की गई। तो सवाल के जवाब थे कि मेरे बेटे से पूछा जाए और फलां से पूछा जाए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब बातचीत शुरू हुई तो उनको बताया गया, डीजी नैब के ऑफिस ले जाके बैठाया गया और कॉफ़ी मंगाई गई। तो उन्होंने कहा आप देख लें कॉफ़ी के बाद मेरे साथ क्या होता है अक्सर लोगों के साथ कि आप गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप मियाँ साहब कॉफ़ी पी। उन्होंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद डीजी साहब ने ये कहा कि जनाब हमने आपको अरेस्ट कर लिया है, ये आपके वारंट गिरफ्तारी। तो शहबाज शरीफ साहब पहले तो मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि ये आप क्या मजाक कर रहे हैं, तो ऐसे ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आप सवालात के जवाबात नहीं दे सके। तो अंदर जो मौजूद थे ज़राए वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए और पीछे कायद की तस्वीर लगी हुई थी। वो कहने लगे, ए कायद देखें मैंने पंजाब की खिदमत की और इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और ए कायद पर रख के कोई 12-15 मिनट शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते रहे जिसके वो माहिर। और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह दरख्वास्त की डीजी साहब से कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ए कायद जो तस्वीर लगी है वो भी शहबाज शरीफ साहब को दे दें, क्योंकि हमने बंद करना है इनको और नहीं तो वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। हमने इनका मेडिकल चेकअप करवाना है। यानी ए कायद की बातें करने वाले कितने जो है वो मासूम बन जाते हैं कि जब वो अपनी सवालात के जवाबात नहीं देते, मनी लॉन्ड्रिंग के जवाबात नहीं देते। और आज इतनी लंबी तमहीद बांधी उन्होंने ए कायद को लेकर कि ए कायद हम मुल्क में ए कायद की तरह बनाना चाहते हैं। कायद ने तो ये जो असूल नाफिज किए थे या जो बताए थे, जो जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया था, उस पर तो आज ये हुक्मरान किसी हद तक भी तस्लीम करते दिखाई नहीं देते, अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते, बुनियादी हकूक पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। कि मुआशी हालात ये हो गए हैं कि आप अंदाजा करें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें, आलमी बैंक की रिपोर्टें, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखे गए हैं, उनको पढ़ें तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान की मुईशत का वो बेड़ा गर्क कर दिया कि जो शायद कोई सदियों में भी नहीं हुआ था। ये बात करते हैं 2018 से, क्या 2018 में हमारी परफॉर्मेंस ये थी, मान लिया 2018 में परफॉर्मेंस ये थी। आप अब सिर्फ ये देख लें कि अप्रैल में ये जो कहते हैं कि हमारे डॉलर इतना था, तो इनके आने के बाद एक साल में 316%
अच्छा। हर सेक्टर में कमी हुई है, हर महकमे की जो पोजीशन है वो वीक होती चली गई है। अदारा ये बताता है कि अगर सिर्फ हम अखराजात कम ही कर लें जी तो हमारे 223 अरब रुपए यानी 10 बिलियन डॉलर ठीक है हसन। अखराजात कम हो जाएंगे। वो सही। पैसे भी हम कहां लगा सकते हैं, हम किसी की तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन एक- इसके एक बावजूद- जुमला जी मैं खत्म कर रहा हूं, जी। ये बात कर रहे हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे। एक साल में खुदा का वास्ता है आप हमें यह बता दें कि आपने कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजी प्लान बनाया, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जो 25 से 30 साल की हो, लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाया, ठीक है। बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या प्लान ठीक बनाया। है हसन, आप ही के सवाल लेके अदील वड़ाई साहब की जाने बढ़ते हैं। अदील, जो सवालात हसन भी उठा रहे हैं कि हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि इन्हें शर्मिंदगी ना हो, और ए कायद के कहकर जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे, तो इन पॉलिसीज पर चलते हुए बना लेंगे कायद का पाकिस्तान? देखिए, आपकी मईशत को सुधारने के लिए जिस तरह के फैसलों की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी सियासी जमात वो फैसले करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि जिसको ये हो कि मेरा वोट बैंक कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इसमें तो जिस तरह साद रसूल साहब कह रहे थे ना कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, किसी हद तक मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि ये सियासतदान जो हैं वो जो तल्ख फैसले करने हैं जिसमें अरबों खरबों रुपए माहाना बुनियादों पर जो है वो हम अवाम का जो एक तो हम जो टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हीं पे टैक्स लगा देते हैं और उसी से ही हम रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। और वो टैक्स भी एक ये पर्सपेक्टिव भी है कि ये जो आप टैक्स बढ़ाई जाते हैं ना, इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लीकेज तो आप रोक ही नहीं रहे। फिर एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है, एनर्जी पे बहुत बड़े प्लान की जरूरत है। जिस मुल्क में एनर्जी नहीं होगी उस मुल्क में इंडस्ट्री क्या होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, फिर डॉलर कैसे आएंगे। तो ये जो प्लान है ना, आईएमएफ शुक्र है मान गया, ये तो आपके अगले 2 महीने गुजारेंगे, 3 महीने गुजारेंगे, उसके बाद आपको फिर आईएमएफ के नए प्लान में जाना होगा और अगले 5 साल आपके पास इस वक्त कोई हल नहीं है कि आप आईएमएफ को इग्नोर कर सकें। और आईएमएफ में रहते हुए आईएमएफ आपको बोलेगा कि जी ये रकम आप हमें वापस कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि ये देखे जी हमने फिर बिजली महंगी कर दी, हमने फिर टैक्स लगा दिए। ठीक है अदील, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि आईएमएफ से भी कोई रिलीफ नहीं, 2 माह बाद फिर यही मसाइल सर उठाए खड़े होंगे। साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साद रसूल साहब, आपके जाने पाएंगे, अब तो हमारे पास सवाल ही ख़त्म हो गए ना। हम क्या क्या सवाल करें आप लोगों से कि हुकूमत ऐसा क्यों करेगी, ऐसा हुकूमत को क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, मुआशी पहिया कैसे दुरुस्त सम पर चलेगा। इन सब सवालों का तो हुकूमत पर भी कोई असर नहीं हो रहा। आप ही बता दें क्या करे अब हुकूमत, क्या कर सकती है हुकूमत हमारे लिए? देखिए, हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना, हुकूमत की वजह से तो हम इधर पहुंचे हुए हैं। हमने तो हुकूमत के बारे में कुछ करना है तो इसमें से कुछ खलासी होगी जान की। ये थोड़ी है कि जिस बंदे ने इधर तक पहुंचाया है पिछले 30-40 साल में, आप उससे गुजारिश करते रहें कि यार मेहरबानी करना साढ़े नाल, मेहरबानी करना यार ठीक कर दे, और भाई उससे जान छुड़वाएंगे तो ठीक होगा। एक कुएं में गलाजत गिर गई है, आप जितना मर्जी पानी निकालते रहें, गलाजत नहीं निकालेंगे तो पानी कैसे साफ होगा। मैं इकोनॉमिक ऑप्शंस को ज़्यादा नहीं डिस्कस इस वजह से करना चाहता क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर लोग इकोनॉमी को पाकिस्तान की समझते हैं, लेकिन जो बज़ाहिरन 2-3 बातें मेरे जहन में आती हैं और मुझे पता है कि बात के वक्त भी कम है। नेचुरली एक तो हमारे तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिए एक्सपोर्ट करने का ताकि पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ। ये इस हुकूमत के बस की बात नहीं। जो ये काम कर सकती है, दूसरा काम जो ये कर रही है वो ये है कि पैसे इकट्ठे करने के लिए एग्जिस्टिंग टैक्स बेस के ऊपर टैक्स लगाए, जैसे अदील वड़ाई साहब ने कहा, इससे मज़ीद महंगाई होगी, लोग मज़ीद पिसेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में सोचें कि पाकिस्तान की अगर आज दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा को लेट्स से कोई 31 बिलियन डॉलर के करीब। अगर पाकिस्तान के करीब आ जाएं 30-40 बिलियन डॉलर तो हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं सिर्फ आपके सुनने वालों के लिए, ये मेरी क्या सा राय है, मुझे प्लीज़ इस पे कैलकुलेट ना करवाइएगा, लेकिन आई एम रीजनेबली श्योर अदील साहब इसको वेरीफाई करेंगे, हसन साहब भी। पाकिस्तान में 10 इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनमें से बहुत से सियासतदान भी हैं
जिनको अगर आप कहें ना कि यार आप एक 2 कनाल का घर कराची में रख लें, एक 2 कनाल का घर लाहौर में रख लें, एक 2 कनाल का घर इस्लामाबाद में रख लें और हर जगह पे 3-3 4-4 गाड़ियां रख लें और 5-5 मुलाजिम रख लें और अपने बच्चों के हर अकाउंट के अपने हर बच्चे के अकाउंट के अंदर 10 करोड़ रुपया डाल दें, जो बाकी पैसे बच जाए ना आपके पास वो हमें दे दें। हाँ। तो पाकिस्तान को ये $30 बिलियन पूरे हो जाएंगे, मेरा ख्याल है 10 या 15 लोगों ठीक है से। साद रसूल साहब, आपकी इसी बात के साथ ही प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।